नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सामान्य विज्ञान के 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने विटामिन से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे, जो कि व्याख्या सहित थे। और साथ में हमने पूरे विटामिन टॉपिक को भी डिस्कस किया था। तो विटामिन का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस प्रकार से हमारे जनरल साइंस से संबंधित टोटल 3 वीडियो हो चुके हैं और तीनों वीडियो में हमने 25-25 क्वेश्चन है वो हर वीडियो में देखे हैं। इस प्रकार से 75 क्वेश्चन आपके टोटल हो चुके हैं जनरल साइंस से। आज इस वीडियो में हम पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद में आपके जनरल साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके रीट, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको इन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सभी का आपको लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने पीछे 25 क्वेश्चन विटामिन के देखे थे, उसी से आगे शुरू कर रहे हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुनादक तंतु, सेकंड है स्पंदनशील तंतु, थर्ड है वॉइस बॉक्स और फोर्थ है थायरोटिनोइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मानव शरीर में कंठ को हम वॉइस बॉक्स या ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र भी कहते हैं, स्वर उत्पादक यंत्र, या इसे लैरिंक्स भी कहा जाता है, जो कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये रहा लैरिंक्स, जिसे हम कंठ कहते हैं, जिसके द्वारा आवाज है या ध्वनि है वो उत्पन्न की जाती है। तो थोड़ा सा हम जो श्वसन तंत्र है उसका परिचय देख लेते हैं, और जिससे कि आपको आगे की क्वेश्चन है वो करने में आसानी रहेगी। मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र की हम बात करें तो एक जोड़ी है वो फेफड़े पाए जाते हैं। एक जोड़ी फेफड़े यानी कि लंग्स पाए जाते हैं। एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। और कहां पर स्थित होते हैं? तो ये मनुष्य की जो वक्ष गुहा है, उस वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। श्वसन में हम करते क्या है? ऑक्सीजन गैस जो है ये तो हम अंदर लेते हैं और CO2 गैस हम बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है ये C6H12O6 यानी कि जो हमारा भोजन होता है ग्लूकोज, उसके साथ में क्रिया करती है, जिससे ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है और साथ में CO2 बनती है। यही CO2 हमें बाहर निकालनी होती है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और श्वसन में भाग लेने वाले जो तंत्र है वो कहलाते हैं श्वसन तंत्र। तो यहाँ पर एक बार हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। अगर आप डिटेल से इस टॉपिक को करना चाहते हैं तो आप मेरा बायोलॉजी जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको केवल बायोलॉजी के लेक्चर मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको डिटेल से समझाया गया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीजन होती है ये आती है, और ये नासा छिद्र यानी कि एक जोड़ी, 2 छिद्र यहाँ पर होते हैं, नासा छिद्र, और जो कि सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बटे होते हैं। इसके बाद में ऑक्सीजन जाती है नासा मार्ग में, नासा मार्ग से फेरिंग्स यानी कि नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा से जाती है यहाँ पर गर्सनी से होती हुई वायु जाती है यहाँ पर जो श्वास नली है उसमें जाने से पहले यहाँ पर देखो एक नाम दे रखा एपिग्लोटिस। तो जो गर्सनी होती है आगे जाकर के 2 भागों में बट जाती है। ये वाला जो भाग कहलाता है फूड पाइप, भोजन नली, और ये भाग कहलाता है वाइंड पाइप यानी कि वायु नली या श्वास नली जिसे हम कहते हैं, और इसे बोलते हैं ग्लोटिस, और इसे हम कहते हैं गैलेट। तो यहाँ पर क्या होता है, भोजन है वो इस वाइंड पाइप में न जाए, इसलिए यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है, उस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो वायु जो होती है वो यहाँ से आती हुई इधर जाती है, जबकि भोजन हमारा इधर जाता है। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। इसके बाद में ये आगे श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया आगे जाकर के 2 भागों में बट जाती है, प्राथमिक श्वसनी है 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो इधर वाले फेफड़े में, एक इधर वाले फेफड़े में। बायां फेफड़ा जो होता है, बायां फेफड़ा है ये छोटा होता है, और दायां फेफड़ा है ये बड़ा होता है, क्योंकि दाएं फेफड़े के नीचे है
हर्ट पाया जाता है। यहाँ पर हृदय होता है, इस कारण से थोड़ा सा दबा हुआ होता है और ये छोटा होता है बायां फेफड़ा। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है श्वसनी, प्राइमरी श्वसनी और प्राइमरी ब्रिंक्यूल्स बोल सकते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी, फिर टर्सरी, टर्सरी के बाद में अंतस्थ हो जाएगा, अंतस्थ के बाद में श्वसनिकाय। श्वसनिकाय आगे जाकर के कूपिकाओं में बदल जाएगी और कूपिकाएं कूपिका वाहिनियों में बदल जाएगी, एयर सैक्स में बदल जाएगी, एयर डक्ट में बदल जाएगी। एयर डक्ट के बाद में ये ब्लड के संपर्क में रहती है और वहां से ऑक्सीजन वो प्राप्त कर लिया जाता है ब्लड में, और फिर वहां से CO2 लेकर के ये फेफड़ों के माध्यम से वापस नासा मार्ग से आ जाती है। तो ये सामान्य श्वसन तंत्र को मैंने आपको बताया। यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर होता है डायफ्राम, और डायफ्राम है तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है श्वसन में। अभी इसकी क्रियाविधि हम आगे इसी में देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर श्वसन दो प्रकार से होता है, एक तो अंतः श्वसन, एक बहिः श्वसन। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं श्वासु श्वास या स्वातन की क्रिया, स्वातन की क्रिया। और इस श्वसन की हम बात करें तो एक मनुष्य से एक बार में 16 बार श्वसन कर सकता है, 16 से 20 बार, 16 से 20 बार कर सकता है। अंतः श्वसन में होता क्या है, जब बाहर का जो एयर प्रेशर है, बाहर का प्रेशर अधिक हो और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायु दाब जिसे हम कहते हैं, ये अधिक हो, जबकि फेफड़ों का आयतन अधिक हो, आयतन अधिक हो और वायु दाब कम हो, तब और वायु क्या करेगी, अंदर प्रवेश करेगी। यानी अंदर का वायु दाब कम हो और बाहर का वायु दाब अधिक हो, तो वायु अधिक वायु दाब से क्या करेगी, अंदर की ओर, कम वायु दाब की ओर जाएगी, और यहाँ से वायु दाब अंदर जाएगी। तो उस समय हमारा जो रिब केज है, जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये तो बाहर की ओर निकल आएगी, और जो अंतरापश्चुक पेशियां हैं, अंतरापश्चुक पेशियां हैं, ये भी बाहर की ओर निकल आएगी। डायफ्राम है, ये नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, डायफ्राम नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। यानी कि जब अंतः श्वसन की क्रिया होती है उसमें 3 प्रकार के चेंजेस हम देख सकते हैं। रिब्स होती है, बाहर की ओर निकल आती है, अंतरापश्चुक पेशियां ये बाहर की ओर निकल आती है, और डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है, जिस कारण यहाँ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप वायुमंडल से वायु है हमारे फेफड़ों में एंटर कर जाती है। ये तो अंतः श्वसन होता है, इनहेलेशन होता है। लेकिन जब बहिः श्वसन की हम बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, फेफड़ों पर प्रेशर बनेगा, यानी कि जो रिब्स होती है वो अंदर की ओर चली जाएंगी, और जो अंतरापश्चुक पेशियां हैं ये क्या करेगी, ये भी अंदर की ओर अपना दबाव डालेगी, जिसके कारण फेफड़ों का यहाँ पर हम बात करें तो आयतन है फेफड़ों का, वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। बाहरी वायु दाब के मुकाबले बाहर वायु दाब कम हो, जबकि अंदर का वायु दाब बढ़ जाएगा। तो हमेशा जो वायु होती है ये अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगी, और वायु फलस्वरूप क्या हो जाएगी, CO2 यहाँ से बाहर की ओर निकल जाएगी। ये कहलाता बहिः श्वसन। ये हमने सिर्फ सामान्य रूप से बताया। अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी जीके क्लासेज। ये तो आपका हो गया श्वसन तंत्र। हम पाचन तंत्र की ओर बात कर लेते हैं। पाचन तंत्र को हम बात करें तो सामान्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आहार नाल और एक होता है सहायक ग्रंथियां। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में मुख आता है, मुख के बाद में इसमें गर्शने आ जाएगी, ग्रासनली आ जाएगी, आमाशय आ जाएगा, और आमाशय में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर गोदा आ जाएगी। ये तो आहार नाल के पार्ट होते हैं। मुख से लेकर के गोदा तक के जो भाग होते हैं ये आहार नाल के भाग होते हैं। जबकि सहायक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये सहायक ग्रंथियां होती हैं। एक बार इस चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं। ये भी टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज पे, और अभी एक क्लास हुई है लेटेस्ट में जिसमें कंप्लीट टॉपिक एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने किया है। तो आप वहां पर उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमारी जो आहार नाल है वो यहाँ से मुख से शुरू होती है। मुख में तालु यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके बाद में जीभ। जीभ में देखो अग्र वाला भाग है, अग्र भाग थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं यहाँ पर। अग्र भाग है, ये तो क्या करता है, मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है। और अग्र पार्श्व भाग है, ये हमें नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है।
पश्च भाग की हम बात करें तो पश्च भाग है वो कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है, और पश्च पार्श्व भाग ये हमें खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। अब देखो यहाँ पर दांत आ जाएंगे। दांत की हमने बात की, टोटल दूध के दांत 20 होते हैं और स्थायी दांत 32 होते हैं। और दांत होते हैं 4 प्रकार की। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा इंसाइजर यानी कि कृंतक, दूसरा हो जाएगा केनाइन यानी कि रदनक, तीसरा प्री मोलर्स यानी कि अग्रचर्वणक, चौथा हो जाएगा मोलर्स यानी कि चर्वणक। इनके हम आगे बात करेंगे। और इनकी संख्या की हम बात करें, ये 8 होते हैं, ये 4 होते हैं, और ये 8 होते हैं, और ये 12 होते हैं। ये टोटल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। और जो दांत होते हैं ग्रत दंती होते हैं, गर्तों में धसे हुए पाए जाते हैं। विषम दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। दूध के दांत होते हैं 20 जो कि दोबारा आते हैं, द्विबार दंती होती है, जबकि 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार दंती होते हैं। इनका कार्य भी मैं बता देता हूँ। कृंतक जो होते हैं ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक होते हैं ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स है ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में लार जो ग्रंथियां हैं, इससे लार सिक्रेट होती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम, और एक टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसिन जीवाणु का नष्ट करता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30% स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन वो यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में लार में मिक्स होने के बाद जो भोजन है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। बोलस कहलाता है लार में मिक्स होने के बाद भोजन। इसके बाद में देखो आगे गर्शनी, गर्शनी से ग्रासनली, इन दोनों में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं? भोजन को आगे मूवमेंट कराने का कार्य करते हैं। इसके बाद में आता है आमाशय। आमाशय की हम बात करें तो आमाशय में 3 भाग होते हैं। पहला वाला भाग है पाइलोरिक, उसके बाद में दूसरा आता है फंडिक पार्ट, और तीसरा होता है पहला कार्डियक पार्ट होता है, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक होता है। तो इसमें देखो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो अम्लजन सेल्स होती है और एक होती है चीप कोशिकाएं, चीप सेल्स। अम्लजन HCl का स्रावण करती है, चीप कोशिका ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है जिसमें रेनिन होता है और एक होता है पेप्सिन, और एक लाइपेज भी होता है बहुत ही कम मात्रा में। रेनिन दूध बच्चों में पाया जाता है, ये दूध का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। HCl इन एंजाइमों को क्या करता है? एक्टिवेट करता है और अम्लीय माध्यम बनाता है। इस कारण यहाँ का जो pH होता है 1.2 होता है, और HCl जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। इसके बाद में छोटी आंत की हम बात करते हैं। छोटी आंत में क्या होता है? इधर से पित्रस आता है। पित्रस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देता हूँ। पित्रस का जो श्रावण होता है, पित्रस का श्रावण है वो यकृत करती है, जबकि पित्रस का जो संचय है, स्टोरेज है, ये पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रखना है कि छोटी आंत में जो पित्रस आता है उस पित्रस में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन वर्णक पाए जाते हैं। उस पित्रस का श्रावण यकृत के द्वारा होता है और संचय पित्ताशय के द्वारा होता है। इसके बाद में इसमें अग्नाशय रस का सिक्रेशन होता है। अब अग्नाशय रस की हम बात कर लेते हैं। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस देखो यहाँ पर ये वाली जो ग्लैंड होती है अग्नाशय ग्रंथि होती है। जो मिश्रित ग्लैंड होती है इससे हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं और साथ में एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं। अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इसके अलावा लाइपेज है, एमाइलेज है। ये प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब देखो पीछे हमने पित्रस की बात की थी। पित्रस क्या करता है? किसी प्रकार के इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। ये क्या करता है? जो वसा का पाइसीकरण करता है, वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। ये होता क्या कि जो बड़ी बड़ी वसा की गोलियां हैं उन्हें छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं में बदल देता है। इसके बाद में आगे आता है फिर छोटी आंत। छोटी आंत की द्वारा भी एक आंतरीय रस का सिक्रेशन होता है। सबसे अधिक पाचन की हम बात करें तो सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? सबसे अधिक पाचन
सबसे अधिक पाचन होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के भी ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक अवशोषण भी यहीं पे होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है। और आमाशय में पाचन के बाद जो भोजन है क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन कायम कहलाता है, जबकि छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन है वो कायल कहलाता है। देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं। अगर इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो मैं बाद में डाल दूंगा किसी अन्य वीडियो में, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ब्रीफली मैं नॉलेज दे रहा हूँ जिससे कि हमारे क्वेश्चन है वो आसानी से हो सके। अब देखो छोटी आंत आंतरीय जो रस है, आंतरीय रस की हम बात कर लेते हैं। आंतरीय रस में क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं? लैक्टेज है, जो कि लैक्टेज है, लैक्टोज का पाचन करता है, जिसे इसके बाद में सुक्रेज है, सुक्रोज का पाचन करता है। डेक्सट्रीनेज है, डेक्सट्रीनेज ये डेक्सट्रीन का पाचन करता है। इस प्रकार से इसमें कुछ मात्रा में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी होता है। इसके अलावा आरएनएज भी होते हैं, ये एंजाइम भी होते हैं। ये भी क्या करते हैं? कुछ न कुछ जो हमारे शरीर के अंदर भोजन के अंदर पाए जाते हैं उन सभी का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर लैक्टेज, सुक्रेज, डेक्सट्रीनेज ये आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। अब आंत में पाचन के बाद भोजन कायल कहलाता है। फिर बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत की हम बात कर लेते हैं। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, केवल जल का अवशोषण होता है। ये भी ध्यान में रखना है, केवल जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में एक संरचना पाई जाती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये एक अवशेषी अंग है हमारे शरीर का, लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। सेलुलोज का पाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? कुछ जीवाणु है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कर्मी रूपी परिशिष्टिका में पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। और इसके बाद में अंत में जो भोजन है, पचित होने के जो अपचित भोजन है वो हमें गुदा या एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है पाचन की। अब एक दो क्वेश्चन और बनते हैं पाचन से, वो भी यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। एक देखो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत होती है मुख गुहा से। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय से शुरू होता है। और वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वसा का पाचन होता है ग्रहणी यानी कि छोटी आंत से। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। हमने आज का एक क्वेश्चन देख लिया यानी कि 26 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी कि स्टोन्स, जिसे हम पत्थरी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में स्टोन पाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पित्रस प्रभावित हो जाएगा। पित्रस सही से सिक्रेट नहीं स्टोर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण किसका पाचन प्रभावित हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है वसा का, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट का, फोर्थ है न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि पित्रस वसा का पायसीकरण करता है, इस कारण वसा का जो पाचन है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्रस को संग्रहित करता है, स्टोर करता है? ऑप्शन फर्स्ट है वरक, सेकंड है लार ग्रंथिया, थर्ड है पित्ताशय और फोर्थ है वसी उत्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर यकृत मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यकृत पित्रस का श्रावण करता है। स्टोरेज है वो पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर की द्वारा स्टोरेज होता है पित्रस का, जिसमें पित्तवर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पाचक रसों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रस जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है टेनिक अम्ल, सेकंड है अमीनो अम्ल, थर्ड है लैक्टिक अम्ल
और फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, HCl पाया जाता है और ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, आमाशय के द्वारा। आमाशय में अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इसे सिक्रेट करती है, जो आमाशय में 1.2 pH बनाए रखने का कार्य करती है, एंजाइमों को एक्टिव करती है और HCl जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। लैक्टिक अम्ल हमारी दही में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है और पचित भोजन उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। ये अवशोषण होता कहाँ पर है? ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय की दीवार से, सेकंड छोटी आंत की दीवार से, थर्ड है वृहत आंत्र की दीवार से और फोर्थ है यकृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सबसे अधिक पाचन और सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में ही होता है और पाचन छोटी आंत में सबसे अधिक किसमें होता है? ग्रहणी में होता है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय, सेकंड है छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं या इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, इंटेस्टाइन। थर्ड है वृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। फोर्थ है ग्रसिका यानी कि इसोफेगिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। छोटी आंत की है वो लंबाई सबसे अधिक होती है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का कौन सा होता है? सबसे कठोर भाग। ऑप्शन फर्स्ट है अस्थि, सेकंड है दंत वलक यानी कि इनेमल, थर्ड है डेंटिन और फोर्थ है फीमर। देखो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, दंत वलक। देखो यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, हमारे दांत का जो बाहर से व्हाइट सफेद रंग का जो भाग दिखाई देता है उसे ही हम दंत वलक या इनेमल कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और मुख्य रूप से दांत जो बना होता है वो डेंटिन का बना होता है। ये वाला जो भाग है डेंटिन कहलाता है। जो दांत का जो मुख्य भाग होता है वो डेंटिन होता है। फीमर है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी अस्थि हमारे शरीर की कौन सी है? फीमर है। जबकि सबसे छोटी स्टेपिज हो जाएगी, स्टेपिज। दांत की हम बात कर लेते हैं। दांत का जो फॉर्मूला है कई बार पूछ लिया जाता है, डेंटल फॉर्मूला। सूत्र क्या हो जाता है? 21-23/21-23। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 8 16 हो जाएंगे। ये भी 16, ऊपर वाले जबड़े में 16, नीचे वाले में 16, टोटल 32 दांत होते हैं। तो ये दूध के फॉर्मूले भी मैं बता देता हूं। दूध के दांत के फॉर्मूला होता है 21-02 और 21-02। ये होता है दूध के दांतों का फॉर्मूला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सबसे अधिक पाचन वो हमारे शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय, सेकंड है बड़ी आंत, थर्ड है छोटी आंत, फोर्थ है आमाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है हमारे शरीर का। क्वेश्चन नंबर 34। लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? मैंने बताया लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो लाइसोजाइम होता है और एक होता है टाइलिन जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं। और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर देखो स्टार्च दे रखा है तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर कौन सा है जो एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, ये हमने बात की है पीछे। टाइलिन भी क्या है? एक एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन है, ये भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन गेस्ट्रिन क्या है? एक हार्मोन है। गेस्ट्रिन एक हार्मोन है। तो गेस्ट्रिन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में पुच्छ यानी कि कर्मी रूपी प्रेसिसिका या वर्मीफोरम अपेंडिक्स कौन सी संरचना में संलग्न रहता है? किसके साथ में जुड़ा रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है वृहदांत्र, सेकंड है छोटी आंत, थर्ड है पित्ताशय और फोर्थ है आमाशय। देखो हमारी छोटी आंत जो होती है ये बड़ी आंत होती है और यहाँ से छोटी आंत इस प्रकार से और यहाँ
ये निकलती, बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती, फिर ये अंगुली नुमा एक प्रवध निकला रहता है और ये बड़ी आंत छोटी निकल जाती है। तो ये किसके साथ में जुड़ी रहती है? बड़ी आंत यानी कि वृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में जुड़ी रहती है कर्मी रूपी परिसेचिका, जो कि मानव शरीर का एक अवशेषीय अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में जो ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसका भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में किस में रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है अमाशय में, सेकंड है यकृत में, थर्ड है अग्नाशय में, फोर्थ है पित्त में। ये पित्त नहीं है, पित्ताशय है, पित्ताशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अतिरिक्त ग्लूकोज है ये हमारे यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत व मांसपेशियों में किस रूप में ऊर्जा जमा रहती है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सेकंड है वसा के रूप में, थर्ड है प्रोटीन के रूप में और फोर्थ है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में, क्योंकि ग्लाइकोजन है ये जीव जंतुओं का जो एनिमल्स हैं उनकी बात करें उनमें स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड यानी कि संचित भोजन होता है जीव जंतुओं के अंदर। पादपों में जो होता है वो स्टार्च होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है? एक सामान्य व्यक्ति है 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है? देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट 72 बार, सेकंड है 36 बार, थर्ड है 24 बार और फोर्थ है 16 बार। इस ऑप्शन में इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको धड़कन पूछे तो आपकी 72 होती है, लेकिन अब औसतन कितनी बार श्वास लेता है तो 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वास ले सकता है। 20 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 20 बार श्वास ले सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रोबोस्कोप, सेकंड है स्टेथोस्कोप, थर्ड है स्टीरियोस्कोप और फोर्थ है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर कानों में लगा करके और जो आगे वाला चौड़े वाला भाग है वो जो रोगी है उसके फेफड़ों के आगे या पीछे लगा करके हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। स्तनधारियों में श्वसन होता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोम द्वारा, सेकंड है श्वास नली द्वारा, थर्ड है त्वचा द्वारा और फोर्थ है फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा। तो ये हमने शुरुआत में ही बात की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। स्तनधारियों में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़े होते हैं। क्लोम द्वारा श्वसन ये मछलियां करती हैं, फिशेज में क्लोम द्वारा श्वसन होता है। श्वास नली यानी कि ट्रेकिया जितने भी मच्छर हैं उन सभी में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन की क्रिया में जो हम वायु अंदर लेते हैं तो उस वायु अंदर लेने में कौन सा घटक है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? देखो जो वायु होती है वो सभी वायु का मिश्रण होता है जो हम लेते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑर्गन भी होती है, जलवाष्प भी होती है। तो इनमें से कौन सा घटक है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है जलवाष्प, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो हम उपयोग में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इनमें तो परिवर्तन होना ही है। और जैसे हमारी जो नोज होती है, नासिका होती है, उसमें वायु जाती है तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होने पर यानी कि जलवाष्प में भी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वास की गति बढ़ती है या घटती है? ऑप्शन फर्स्ट है कम हो जाती है, सेकंड है बढ़ जाती है, थर्ड है परिवर्तित नहीं होती है, फोर्थ है पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमें ऊंचाई में जाने पर ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, कमी आने पर हमारे श्वसन की गति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है?
ऑप्शन फर्स्ट है पाचन क्रिया को, सेकंड है लीवर की कार्यशीलता को, थर्ड है किडनी की कार्यशीलता को, और फोर्थ है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिसके कारण है वो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाता है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता में कमी आती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर सकता है? किससे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगी? ऑप्शन फर्स्ट है एडीपी जब एएमपी में परिवर्तित होता है, एटीपी जब एडीपी में परिवर्तित होता है, एडीपी जब एटीपी में परिवर्तन होता है, एएमपी जब एडीपी में परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी, ये दोनों तो इस प्रकार की क्रिया है जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। एडीपी जब एएमपी में टूटता है तो इसमें ऊर्जा कम प्राप्ति होती है इसके मुकाबले, तो सबसे अधिक ऊर्जा जब एटीपी एडीपी में टूटता है तो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एएमपी की हो जाएगी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन फर्स्ट है हृदय, सेकंड है फेफड़ा, थर्ड है यकृत, और फोर्थ है वृक्क। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फेफड़े जो होते हैं ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? ये मैंने शुरू में ही बताएगा, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, उसके साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है जिसे एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है और CO2 निकलती है। तो यहाँ पर देखो एटीपी के रूप में, तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण है वो मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राणीपाली, सेकंड है असचेतक, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा, फोर्थ है अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसमें श्वसन के नियंत्रण के अंदर पाए जाते हैं, जिस कारण से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़ों द्वारा, सेकंड है पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, इसे बुक लंग्स भी बोलते हैं, बुक लंग्स, थर्ड है वायु कोश द्वारा, एयर सैक, और फोर्थ है गलफड़ों द्वारा यानी कि लंग्स द्वारा, गिल्स द्वारा। तो जलीय जंतु हैं उनमें गलफड़े यानी कि गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, फेफड़ों द्वारा स्तनधारी में होती है, बुक फुफ्फुस या बुक लंग्स जो होते हैं इनके द्वारा जो बिच्छू होता है, बिच्छू में जो श्वसन होता है वो बुक लंग्स के द्वारा होता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय, सेकंड है श्वसनिका, थर्ड है आंत्र, और फोर्थ है वायु कोश। तो ये देखो हमारे शरीर में कहाँ पर मिलते हैं? छोटी आंत में मिलते हैं पक्षमाभ उपकला, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो आंत की जो भित्ति होती है उसके अवशोषणीय सतह को बढ़ा देती है, जिसके कारण अवशोषण की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र को डिस्कस किया है, और इससे संबंधित 25 प्लस क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो हैं वो भी आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।